हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच में। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो बहुत अच्छे से आप तक पहुंच रही है? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। आज थर्मल फिजिक्स के सेकंड सेक्शन में आपका स्वागत है। थर्मल फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट मी चेक। मैंने रिकॉर्डिंग तो शुरू कर दिया था ना। चलिए बताइए। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे आप देखें तो 5-6 सवाल तो डन है एकदम। और कल ही अपनी बात हुई थी, जब हम एक योद्धा होते हैं तो अपने युद्ध के बारे में सारी जानकारी रखते हैं कि कहां पे कितने वार किए जा सकते हैं हम पे। तो थर्मल फिजिक्स से कितने वार आप पे किए जा सकते हैं उसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले सेक्शन में एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर और थर्मोमेट्री बड़े टॉपिक वाइज ही देखेंगे। मुंह पे कुछ लगा है, अच्छा सॉरी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो देखिए प्लीज, थर्मोमेट्री, एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री और हीट रेडिएशन 4 टॉपिक है मेजर, जिसको हमने 6 क्लास में कवर किया है। वहां से 3 सवाल आपके डन है। तो 3 सवाल जो आएंगे उसके लिए प्लीज अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और आज मैं वैसे ही बैठ के देख रहा था कि यार यकीन बैच का मैं थोड़ा सा कंप्लाइंस देखूं। कंप्लाइंस मतलब सिलेबस का पैटर्न, शेड्यूल और हम कहाँ पे चल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। बीच बीच में मैं देखता रहता था, ऐसी बात नहीं है, मोशन इन अ प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन तक। जब मैंने उसको देखा तो मुझे ये पता चला कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दिन पीछे हैं। हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए था 27 को और हमने स्टार्ट किया 28 को। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो यार ऑलमोस्ट हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे आ गए हैं। उसके बाद एसएचएम और वेव 2 चैप्टर बचा। थर्मो और केटीजी, थर्मल फेज का सेकेंड सेक्शन है। उसके बाद एसएचएम और वेव बचेगा बेटा। तो ऑलमोस्ट 11th हम लोग खत्म कर लेंगे विदाउट बैकलॉग। तो आप में से जितने भी लोग आज ये लेक्चर देख पा रहे हैं उन सबको मैं सैल्यूट करता हूं और सच में उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि आपने एक भी बैकलॉग नहीं आने दिया। आपको लगता है होगा कि सर ये कैसा रिस्पेक्ट है, कभी तो इतना बुरी तरीके से डांट देते हो, गाली देते हो, बेइज्जती करते हो, कभी रिस्पेक्ट भी करते हो। हाँ बेटा, दोनों दिल से ही करता हूं मैं, है ना। जब जैसा टेम्परामेंट होता है वैसा। और एग्जैक्टली गलती करोगे और मैं अगर मेहनत से कुछ काम कर रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो तुम जब सीख जाते हो तो मैं खुश भी होता हूँ बहुत। और तुम्हारे सक्सेस के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो तुम अच्छा करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। और अल्टीमेट गोल यही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम तो पढ़ाते रह जाएंगे, डॉक्टर तो आप ही बनेंगे। तो कुछ गलत करते हो तो गुस्सा आएगा, है ना। और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ये होता है, हम काम करते हैं ना किसी में, तो वो पार्ट है बेटा। डांट दूँ तो ज़्यादा दिल पे मत लगाना। कभी कोई बहुत बुरी तरीके से भी डांट दूँ तो समझना ठीक है, मास्टर ही हैं, कुछ सिखाया है तो चलो थोड़ा हक बनता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बिना बैकलॉग के आज आप यहाँ तक पहुँचे, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको मतलब सैल्यूट है। एंड कीप इट अप, मेहनत इसी तरीके से करिए और आगे बढ़िए। आप डॉक्टर बन जाएंगे और डॉक्टर ही बनेंगे और लाइफ में बहुत, डॉक्टर बनने से ज़्यादा और भी सक्सेसफुल आप होंगे, क्योंकि ये आसान काम नहीं है रोज लेक्चर देखना। और सच में टाइम लगता है। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को अगर ध्यान से सोचोगे क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। वो कहता है कि अगर आप चल रहे होते हैं तो आपके लिए चलना आसान होता है, लेकिन अगर आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर वहां से चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि आप रेस्ट में बैठे रह जाएंगे। तो वो मेरे पे भी एप्लीकेबल है और आप पे भी एप्लीकेबल है। जब हम सच में चलते हैं, पढ़ाई करते हैं तो लगता है यार ये बहुत मुश्किल है। जब हम शुरू करते हैं, रेस्ट से मोशन में आते हैं, और ये काम मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, रोज 2 घंटे की लेक्चर रिकॉर्ड कर पाना। और तुम्हें लग रहा होगा तो आपको तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना है, हमें तो 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। नहीं बेटा, हमें भी 2-3 बैच पढ़ाने होते हैं, है ना। तो काम उतना ही मुश्किल है और सच में मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है, लगता है करने से पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम एक बार करते जाते हैं, चलते रहते हैं, इनर्सी ऑफ मोशन में रहते हैं, तो वो खत्म होगा। ऐसा थोड़ी ना कि वो इनफाइनाइट है तो फाइनाइट, बस जरूरत है चलते जाने की। तो एक बार आप पेन लेके चलते रहोगे ना तो कवर हो जाएगा, और गलती से रुक जाओगे तो फिर से स्टार्ट करने के लिए ना फिर एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, फिर से स्टेट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर चलते चलते मान लो 2.5 घंटे की लेक्चर देख रहे हो, मन कर रहा है कि यार यूट्यूब पे वीडियो देख ले, लेकिन कंट्रोल करके देख रहे हो, मन कर रहा है बाहर घूमने चले, लेकिन देख रहे हो, चलते जाओगे करते जाओगे ना तो हो जाएगा, और बहुत खुशी होगी जब वो हो जाएगा तो। लेकिन अगर लेक्चर बीच में तुमने रोक के और डिस्ट्रैक्ट होके कुछ और कर लिया, फिर वापस आके फिर लेक्चर स्टार्ट करके देखना, ये तो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। मतलब ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लगातार कंटिन्यूअस करते जाओगे तो आपसे हो भी जाएगा। और कई बार जब आप इस इनर्शिया में होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने ही कर दिया क्या तुमने 2.5 घंटे का लेक्चर देख लिया। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब हम 2.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर देते लगातार ही करते हैं, कोई कट कॉपी पेस्ट आपको पता कभी कभी आता है, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार थक जाते हैं या कुछ और, तो 2.5 घंटे लगातार पढ़ा रहे, बाद में अरे यार आज तो 2.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। ये सारा लॉ ऑफ नेचर है। कई बार आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, कई बार सुपर एक्साइटेड होते हैं तो बहुत ही ज्यादा पढ़ लेते हैं ना। पढ़ना छोड़ देना या बहुत ज्यादा पढ़ लेना सुपर एक्साइटमेंट में, सुपर मोटिवेशन में, ये दोनों आपके इनर्शिया को ब्रेक कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है। और अचानक से स्टेट जब चेंज होता है ना तो बॉडी पे पक्का बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा सुपर मोटिवेटेड होकर बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो स्टेट चेंज हुआ ना, उसका डाइवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पे होगा, क्योंकि आपका बॉडी स्टेट चेंज करना नहीं चाह रहा था। तो एक दिन सुपर मोटिवेटेड होके 12 घंटे के जब 18 घंटे पढ़ लोगे तो फिर डीमोटिवेट हो जाओगे, 12 घंटे की वजह से 2 ही घंटे पढ़ोगे। तो ये दोनों चीजें गलत है। आपको एक स्टेट में अपने आप को कंटिन्यू रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको एक स्टेट में कंटिन्यू रखना है। जब आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ लो, फेवरेट टॉपिक कर लो, जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा कमांड है उसके 50 सवाल कर लो, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप होगा। बायोलॉजी पढ़ लो, जो तुम्हारा फेवरेट है वो पढ़ लो। जब डीमोटिवेट हो, सुपर मोटिवेटेड भी हो जाते हो तो उतना ही पढ़ो जितना तुम नॉर्मल डेज में पढ़ते हो। 1 घंटा ज्यादा पढ़ लिया, 2 घंटा ज्यादा पढ़ लिया, उससे ज्यादा मत पढ़ो। 20 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़ो और आगे की प्लानिंग बनाओ, अपने वीकनेस का पता लगाओ और फिर सोचो कि चलो अब कल उठ के उस पर काम करना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड सुपर मोटिवेटेड होते हैं तो भी आपको नॉर्मल स्टेट में ही रहना है, क्योंकि अगर आप स्टेट चेंज करके दूसरे स्टेट में जाएंगे तो भी आपकी बॉडी, आपकी इनर्शिया उसको अपोज करेगी और इसका डाइवर्स इफेक्ट आप पे होगा। और आप डिमोटिवेटेड होते तो भी कोशिश करिए उतना पढ़ने का, फिर आपको कुछ ही समय में लगेगा कि आप एकदम ही अपने स्टेट को बनाए हुए एक लेवल पे लगातार चले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। थर्मोडायनेमिक्स के बेटा फर्स्ट लेक्चर में आज हमारा जो गोल है वो बेसिक पैरामीटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बेसिक पैरामीटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन बेटा आपको करना है काइनेमेटिक्स। और आई एम वेरी मच सॉरी कि मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया और उस असाइनमेंट को मैंने डिस्कस नहीं किया। मैं बहुत जल्दी उस असाइनमेंट को डिस्कस करूंगा और मैं इस तरीके से सारे चैप्टर के आपको असाइनमेंट दूंगा, सारा चैप्टर फिर से रिवाइज कराऊंगा, है ना। चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका सिलेबस बहुत ही सही स्पीड से, एकदम ही स्टडी रेट से परफेक्ट चल रहा है ना। बीच में जो छुट्टियां आएगी उस छुट्टियों को भरपूर यूज कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, होली दिवाली फिर से आता रहेगा, हर साल आता रहेगा, लेकिन नीट एक ही बार देना है आपको इस बार। ठीक है बेटा, चलिए। और चलिए
तो आज का जो गोल है हमारा वो बेसिक पैरामीटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सबसे पहले हम समझेंगे वर्क डन के कंसेप्ट को, है ना। गैस के स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल का स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, इन सब सारी चीजों को, बेसिक पैरामीटर को हम समझेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एकदम बेसिक पैरामीटर है। उसके बाद हम ये समझेंगे सीपीसीवी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ये जो सेक्शन है वो थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी हम एक साथ लेके चलेंगे। ये एनसीईआरटी के पैटर्न से थोड़ा सा अलग तरीके से मैं पढ़ाता हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ना सीवी इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया है केटीजी में, और थर्मोडायनेमिक्स में उसका यूज किया है, तो वो थोड़ा सा मुझे उल्टा लगता है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा मुझे उल्टा लगता है। क्या आप ये पढ़ चुके हैं क्या? थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। अगर पढ़ चुके हैं तो आपको चीजें पुरानी जैसे ही लगेगी, थोड़ा बहुत नया लगेगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना, कोई भी खास बात नहीं है, थोड़ा बहुत नया लगेगा। आज होगा केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का डेब्यू, ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। गला थोड़ा सा खराब रहता है, कभी ठीक हो जाता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिक्स्ड होगा तो बहुत सारे कंसेप्ट ओवरलैप होंगे, और उस कंसेप्ट ओवरलैप में सिर्फ साइन कन्वेंशन के खेल को आप समझ जाएंगे तो आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, एवरीथिंग अराउंड एंड एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग अराउंड एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जिसको हम सिस्टम मानते हैं, जिसको हम सिस्टम मानते हैं, उसके बाहर की चीजें क्या हो जाती है? सराउंडिंग हो जाती है। एवरीथिंग अराउंड एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जिस गैस के कंटेनर को हम सिस्टम एज्यूम करते हैं, उसके बाहर की चीजें क्या हो जाती है? सराउंडिंग हो जाती है। उसके बाहर की चीजें क्या होती है? सराउंडिंग हो जाती है। जैसे इस कंटेनर में मैंने ये गैस फिल कर दिया, अब जब इस कंटेनर में मैंने गैस फिल कर दिया, कंटेनर को यहां पे रख दिया, तो कंटेनर के अलावा जो बाहर की चीजें होगी वो हमारे लिए सराउंडिंग है। सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग पे कुछ पी प्रेशर होगा, और गैस का थर्मोडायनेमिकल स्टेट हम डिफाइन करेंगे। इसके गैसियस प्रेशर P, गैस का वॉल्यूम V, गैस का टेम्परेचर T, इससे हम इसका थर्मोडायनेमिकल स्टेट डिफाइन करेंगे। जैसे काइनेमेटिक्स में हम बॉडी का फिजिकल स्टेट कैसे डिफाइन करते थे? उसकी वेलोसिटी से। बॉडी का फिजिकल स्टेट कैसे डिफाइन करते थे? उसकी वेलोसिटी से। तो किसी भी गैस का थर्मोडायनेमिकल स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से। ये होगी, इसमें ये भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल भी लिख देते हैं, है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल भी लिख देते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके ओके। अब जो भी गैसियस मॉलिक्यूल मैंने इसके अंदर रखा है उसको हम मानेंगे सिस्टम। तो ये हो गया मेरा सिस्टम, और बाहर की जो एनवायरमेंट हो गई वो हो गया सराउंडिंग, ठीक है, ठीक है। अब सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं? टाइप ऑफ सिस्टम है। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन सिस्टम का मतलब क्या है। ओपन सिस्टम का मतलब है कि ये बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल आपस में बात करते हैं कि हम तुम कमरे में बंद है और कमरे का गेट खुला है। अब कमरे का गेट खुला है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम बाहर चले जाओ या वापस आ जाओ। तो इसमें बाहर निकल सकता है यह गैसियस मॉलिक्यूल। मतलब जब सिस्टम आपका ओपन है तो मास ट्रांसफर हो सकता है। हम यहां पे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है ना। मॉलिक्यूल बोलेंगे, अब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में बैठे बोलेंगे हम तुम जिस कमरे में बंद हैं उस कमरे का गेट खुला है, ओपन है, गेट खुला है, तो कुछ जा भी सकते हैं और न उसमें आ भी सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है हम तुम जिस कमरे में बंद है उसका गेट भी बंद है। हम तुम एक कमरे में बंद है, हम तुम एक कमरे में बंद है। अब कोई भी नंबर ऑफ मोल या मास बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता। मोल या मास बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन हीट बाहर ट्रांसफर हो सकता है। हीट इसको देने के लिए, जब वहां से हीट निकालने के लिए
जरूरी नहीं कि सिस्टम ओपन हो। ओपन का मतलब खुला है, ऊपर कुछ गैस रखा है, कुछ गैस उड़ जाएगा। गैस उड़ जाएगा, एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती, मास मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर हो सकता। लेकिन जब हम बोलते हैं क्लोज्ड है तो उससे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। सर ऐसा कब होगा? जब बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर बंद होंगे, ना तो उसका नंबर चेंज हो सकता है, ना वो बाहर से एनर्जी ले सकता है। वो एकदम ही दुनिया से कटा कटा, एकदम युगांडा वासी जैसा, जिसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हम तुम कमरे में बंद है और कमरा युगांडा में है। तो ना तो हम मास ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि सिस्टम आइसोलेटेड है, देखो कितने तरह के सिस्टम होते हैं बेटा, 3 तरह के। ओपन, मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर होगा। क्लोज्ड, मास नहीं होगा, एनर्जी हो जाएगा। और आइसोलेटेड, जिसमें मास भी नहीं होगा और एनर्जी भी नहीं होगा। समझ में आया? मास भी नहीं होगा और एनर्जी भी नहीं होगा। तो 3 तरह के सिस्टम आपको क्वेश्चन में लिखे हो सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा है कि मान लो हमने एक कंटेनर के जितने भी मॉलिक्यूल थे उसको 2 हिस्से में बांट दिया और बीच में लगा दिया दीवार। यह है तेरा दीवार। दीवार मतलब बाउंड्री। कुछ मॉलिक्यूल को इधर फेंक दिया हमने और कुछ मॉलिक्यूल्स को इधर रख दिया। सारे मॉलिक्यूल एक ही गैस के थे? जरूरी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट गैस के होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट गैस के होंगे। तो अगर बाउंड्री तुम्हारा एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक बाउंड्री और डायथर्मल, डायथर्मल का मतलब होता है कि वो एनर्जी यहां से यहां तक ट्रांसफर कर सकता है। अगर बाउंड्री है तो वहां से मास तो ट्रांसफर नहीं होगा। मास ट्रांसफर करने के लिए बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा। मास ट्रांसफर करने के लिए बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी की बात कर रहा है। ये एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी की बात कर रहा है बेटा, हीट एनर्जी की बात कर रहा है ना। एनर्जी मतलब हीट एनर्जी ही है यहां पे। थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। देखो बाउंड्री है तो मास ट्रांसफर तो नहीं करेगा। मास यहां से यहां तक बाउंड्री से नहीं ट्रांसफर हो सकता। मास ट्रांसफर करने के लिए बाउंड्री खोलना पड़ेगा। अब बाउंड्री अगर डायथर्मल है, डायथर्मल का मतलब है कि यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, डायथर्मल है। अगर एडियाबेटिक बाउंड्री है तो वहां से एनर्जी ट्रांसफर, हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। क्या ये बेसिक टर्म आपको केमिस्ट्री से ही पता होगा? बस थोड़ा सा मैंने इंफेसाइज कर दिया कि क्वेश्चन पढ़ते समय ना ये छोटे छोटे टर्म है जिसकी वजह से आप गलती कर सकते हैं। क्योंकि कई बार तुम्हें ये नहीं बोलेगा एडियाबेटिक प्रोसेस है, वो बोलेगा एडियाबेटिक वॉल है। तो आपको समझना पड़ेगा एडियाबेटिक वॉल का क्या मतलब है, डायथर्मल वॉल का क्या मतलब है। अगर डायथर्मल बाउंड्री है तो क्या वहां पे एडियाबेटिक प्रोसेस में लगा सकता हूं, हीट कांस्टेंट रख सकता हूं? नहीं, ये दोनों गैस आपस में हीट ट्रांसफर कर सकते हैं अगर डायथर्मल वॉल है तो। ठीक है साहब। अब है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है साहब? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ रेस्ट में हो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाँ या ना? इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ, है ना, फटाफट बताओ। ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। सही बोल रहा हूं? ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में क्या हम उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं? ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में क्या हम उसको इक्विलिब्रियम रहते हैं? नेहा कह रही यस सर। नहीं बेटा, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको हम कहते हैं रेस्ट में है। तो सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स जीरो लगे। अरे बाप रे, कई बच्चे कह रहे हैं यस सर, लेकिन 90% बच्चे कह रहे हैं नो। नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है या तो बॉडी रेस्ट में है, नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चल रही है उसको भी इक्विलिब्रियम ही कहते हैं, उसको भी इक्विलिब्रियम ही कहते हैं। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम समझते हैं कि नेट फोर्स जीरो है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। अब है ये थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब जो कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट है ना, वो नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट जो है, फोर्स, वो जीरो लग रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट क्या है सर? हीट। तो जब भी लिखा हो ना थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब हीट ट्रांसफर जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो। अब मुझे बस ये बताओ
क्या तुम्हें थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया? हां, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है हीट ट्रांसफर जीरो। और अगर हीट ट्रांसफर जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा टेम्परेचर चेंज? अगर हीट ट्रांसफर जीरो हो जाए तो बॉडी से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कोई हीट नहीं जा रही, या बॉडी सिस्टम को हीट नहीं दे रहा, बॉडी सिस्टम से हीट नहीं ले रहा, तो सर हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो बॉडी की टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, बॉडी की टेम्परेचर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और बॉडी की टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तो उसको हम कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। इफ हीट ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम इज नॉट इन प्रोसेस, दैट इज देयर टेम्परेचर is same, then two system are said to be in thermal equation, अरे नहीं इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसका है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि मान लो तीन गैस अलग अलग सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, यस यू कैन से ये है नेट हीट फ्लो बेटा, नेट हीट फ्लो। यू कैन से कि एक गैस दूसरे को जितना हीट दिया, दूसरे गैस ने पहले को उतना हीट दे दिया, तो नेट ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यू कैन से कि सर ट्रांसफर ऑफ हीट तो हो रहा है लेकिन नेट ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक आइडियाबेटिक बाउंड्री है, देखो ये आइडियाबेटिक बाउंड्री, ये वाला पूरा आइडियाबेटिक बाउंड्री है, और इसके अंदर तीन अलग अलग चेंबर बना लिए जिसमें हम अलग अलग गैस रख दिए, ए, बी और सी। ए और बी के बीच है डायथर्मल बॉल, तो ये दोनों हीट एक्सचेंज करेंगे तब तक जब तक इनका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो किसी इंस्टेंट पे ए का टेम्परेचर हो गया टी और बी का टेम्परेचर हो गया टीबी, तो अकॉर्डिंग टू थर्मल इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं कि टी ए और टीबी का टेम्परेचर सेम होगा। सर ये दोनों भी हीट ट्रांसफर करेंगे कुछ? हां, तब कब तक करेंगे? जब तक इन दोनों का हीट ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। अगर इसकी टेम्परेचर है बी और इसकी टेम्परेचर है सी, तो ये दोनों टेम्परेचर भी बराबर होंगे, तो टीसी बराबर टीबी। अब टीबी टीए के बराबर है, टीबी टीसी के बराबर है, तो ये हो जाएगा टीए बराबर टीसी। हालांकि ए और सी ने कोई हीट एक्सचेंज नहीं किया, तो हम कहते हैं अकाउंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड बी एंड सी इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, देन ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बहुत आसान है कि मुश्किल चीज है? बताना जरा, ये बहुत आसान है कि मुश्किल चीज है? बताना जरा। ये तो बहुत आसान है। किसने बनाया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये तो बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसी चीज क्या तुम अपनी बुद्धि से, तुम अगर 200 साल पहले साइंटिस्ट होते तो क्या तुम भी डिफाइन कर सकते थे? तुम भी डिफाइन कर सकते थे क्या? लो साहब आज मैं बनाऊंगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और क्या पता तुमने ही बनाया हो, पिछले जन्म में तो फिजिक्स का साइंटिस्ट रहा हो। तो तूने अगर बनाया भी है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। चलो दे। अब क्या होता है कि जब भी कोई गैस का स्टेट पर्टिकुलर P1 V1 T1 से किसी दूसरे स्टेट P2 V2 T2 में जाता है, टाइप ऑफ चेंज इन स्टेट, टाइप ऑफ चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होने के दो तीन टाइप होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि प्रोसेस चेंजेस टू स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इफ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस कैन बी रिट्रेस्ड बैक, कैन बी ट्रेस बैक, कैन बी रिट्रेस बैक, देन प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जिस पाथ से गया है उसी पाथ से वापस आ गया, उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। अगर ना आ पाए तो इफ द पाथ फॉलोड कैन नॉट बी रिट्रेस्ड बैक देन द प्रोसेस इज सेड टू बी इरिवर्सिबल। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत आसान है। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है जिस स्टेट से बॉडी चला था उस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे गया और सेम पाथ को रिट्रेस नहीं किया, किसी भी दूसरे पाथ से रिट्रेस करके, लेकिन वो अपने इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया, इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? साइक्लिक प्रोसेस। इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेम,
सेम, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक. प्रोसेस इज सेड टू बी साइक्लिक. क्या ये साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है? ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ बना है, यहां पे कोई गैस का हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे इसकी प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1. सर इसकी टेम्परेचर भी कुछ होगी. हां टेम्परेचर होगी, लेकिन जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में सिर्फ दो ही थर्मोडायनेमिक पैरामीटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दो ही थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे. होगी इसकी कुछ टेम्परेचर होगी, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट इसके वॉल्यूम को बता रहा, वाई कोऑर्डिनेट इसके प्रेशर को बता रहा. तो हम लिखते हैं P1 V1. यहां से एकदम झूमता हुआ जा रहा है, झूमता हुआ गैस जा रहा है, झूमता हुआ जा रहा है, एकदम नशे में झूमता हुआ जा रहा है, और यहां जाके इसकी नशा उतर गया है ना. P2 V2 भी इसका नशा उतर गया. अरे पता चला मैं कहां आ गया, तो फिर ये वापस आ जाएगा दिन 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 दिन, सीधा रास्ता से अपना घर वापस आ जाएगा. क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है? हाँ ये साइक्लिक प्रोसेस है. एक बच्चा गलती से लिख रहा है कि सर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है. नहीं बेटा, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम पाथ को रिट्रेस नहीं करता. वो सेम पाथ को रिट्रेस नहीं करता. तो साइक्लिक पाथ में वर्क डन जीरो हो यह जरूरी नहीं है. वर्क डन में भी जीरो और में नॉट भी जीरो. गलत बात नहीं करते, गलत बात बेटा नहीं करते. देखिए जैसे यहां से किसी वन स्टेट से चला, घूम के दो पे गया और दो से इस रास्ते से होके बी पे आ गया, तो इसका पाथ रिट्रेस नहीं होगा. पाथ में बी रिट्रेस्ड और नॉट. साइक्लिक प्रोसेस में पाथ में बी रिट्रेस्ड और नॉट. पाथ सेम हो यह जरूरी नहीं है, ठीक है ना. अगर पाथ सेम हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाता है. समझ में आया कि नहीं है? तो अलग अलग पाथ से जाता है बेटा, अलग अलग पाथ से जाता है, अलग अलग पाथ से जाता है. ठीक है, तो उसका वर्क डन अलग अलग होगा, क्योंकि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ. वर्क डन एक पाथ फंक्शन है. सारी चीजें आपको बताएंगे. वर्क डन पाथ फंक्शन है ना. हाँ, तो इस पाथ का वर्क डन कुछ और होगा और इस पाथ का वर्क डन कुछ और होगा. देखिए यहां से इस पाथ से गया है और इस पाथ से वापस आ गया है, तो पाथ इसका सेम थोड़ी ना है. इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है. साइक्लिक प्रोसेस का क्या डेफिनेशन होता है? इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेम, देन प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक. देन प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक. राइट? ठीक है बेटा, ओके. अब देखिएगा ध्यान से. अब थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे वर्क. तो वर्क के लिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसको बताना है ट्रू और फॉल्स. A gas have 5 joule work. This is true or false? A gas have 5 joule work. This is true and false. This is true and false. A gas have 5 joule work. This is true and false. Sir, a gas have 5 joule work. एक गैस के पास 5 जूल वर्क है. सही? सही है ना? गलत है. क्या बात कर रहे हो सर? एक गैस के पास 5 जूल वर्क नहीं हो सकता. नहीं, गैस के पास वर्क थोड़ी ना होता है. गैस के पास वर्क नहीं होता है. तो गैस के पास होता क्या है? गैस के पास होता क्या है? गैस के पास होता है बेटा उस गैस की कुछ प्रेशर, गैस के अंदर टेम्परेचर एंड गैस की कुछ वॉल्यूम. यह है इसकी थर्मोडायनेमिकल स्टेट. गैस का होता है प्रेशर, गैस की प्रेशर है P, गैस है प्रेशर, गैस हैव वॉल्यूम V, गैस हैव टेम्परेचर T, बट गैस डज नॉट हैव वर्क. दिस इज फॉल्स, रॉन्ग. लेकिन सर वर्क तो हम पढ़ते हैं. फिर वर्क का क्या कंसेप्ट है? वर्क का कंसेप्ट यह है कि वर्क एग्जैक्टली हीट जैसा होता है. कैसे? तो आपको मैंने बताया था कि हीट इज नथिंग बट, हीट एनर्जी इज नथिंग बट cause of change in these 3 state. Yes sir, heat is a cause of change in these 3 state. Similarly एक यहां पे एक और ऐड हो जाएगा, and work cause of change in thermodynamical state. जैसे आप किसी बॉडी के पास आप बोले कि हीट है, अ गैस हैव
10 जूल हीट। बताइए सही है कि गलत है? ये गलत है। एक बॉडी के पास ना तो हीट होती है ना ही बॉडी के पास वर्क होती है। हम बॉडी को हीट देते हैं, हम गैस को हीट देंगे और हम गैस पे कुछ वर्क करेंगे। गैस हमको कुछ हीट देगा सराउंडिंग को, या गैस सराउंडिंग पर कुछ वर्क कर देगा, मतलब गैस कुछ वर्क करेगा। अब मान लो कि यहां पे गैस फिल्टेड है, गैस के अंदर प्रेशर है P। सर कौन सा प्रेशर? वो फ्लूइड प्रेशर जो रोज GH लेते थे वो वाला प्रेशर? नहीं सर, वो भी तो होगा, इसकी कुछ गैस की डेंसिटी होगी रो, तो हम डेप्थ पे जाएंगे तो प्रेशर रो GH यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। वो सब बात सही है तुम्हारा। अगर मैं पूछूं कि A पे प्रेशर ज्यादा है कि B पे प्रेशर ज्यादा है, तो बताओ किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? सर प्रेशर तो B पे ज्यादा होगा, क्यों? जैसे जैसे यहां पे डेप्थ बढ़ाते जाएंगे B पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। देखो बेटा, वो रो GH वाली जो प्रेशर है उसके वजह से B पे प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल B पे प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन उसके कंपेयर में जिस प्रेशर पे हमने गैस को सिलेंडर के अंदर भरा है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ पे रो GH वाला प्रेशर ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप में से सभी बच्चों का जवाब है बी। मैं जानता हूं बच्चा, मैं जानता हूं कि आप दिमाग से कितने पैदल हैं और किस तरह के डाउट आपके अंदर आ सकते हैं, मैं जानता हूं। तो सुनो ध्यान से, आप गैस को ऐसे भी रखोगे, गैस की डेंसिटी कुछ रो होगी, लेकिन कहते हो कि गैस P प्रेशर पे है, मतलब गैस के अंदर यहां पे प्रेशर P, यहां हर जगह प्रेशर P है। गैस को आपने P प्रेशर पे दबा दबा के अंदर फिल किया है, तो हर जगह प्रेशर क्या होगी? सेम होगी। रो GH वाला टर्म, जैसे प्रेशर P जो हमने किया, जिसपे हमने इसको फिल किया, वो मान लो 150 ATM है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से 0.1 ATM आ रहा, तो ये तो बहुत ही कम है ना, 0.01 ATM आ रहा। तो इसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो P के अंदर प्रेशर है P, गैस के अंदर प्रेशर है P। तो यहां पे अंदर में गैस भरा है, तो यहां पे प्रेशर P, इस पिस्टन पे इधर प्रेशर लगाएगा, और मान लीजिए पिस्टन का एरिया है A। तो गैस के अंदर P प्रेशर की वजह से ये पिस्टन एज्यूम कर लो कि कुछ dx डिस्टेंस मूव करके गया इधर। तो बताइए गैस ने कितना वर्क किया? सर गैस कैसे वर्क करेगा? गैस का ही तो प्रेशर है P। पिस्टन पे किसने उधर से प्रेशर लगाया है? इस तरफ अंदर गैस भरा हुआ है, तो गैस ने पिस्टन पे बाहर की तरफ प्रेशर की वजह से फोर्स लगाया है। तो उस फोर्स की वजह से छोटा सा वर्क कितना होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। छोटे से डिस्प्लेसमेंट, एकदम छोटू सा वर्क DW, वो होगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब साहब यहां पे फोर्स कितना है? सर प्रेशर अपॉन एरिया। फोर्स को लिख सकते हैं आप, सॉरी प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। तो यहां पे जो पिस्टन यहां से यहां तक मूव करके गया है, क्या उतना गैस का लेंथ बढ़ गया? हां, गैस का लेंथ इतना बढ़ा है, लेकिन सर गैस के लेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कहो गैस का वॉल्यूम बढ़ा है। मेजर चीज तो वॉल्यूम है। हां, तो गैस का वॉल्यूम यहां से इस रीजन में इतना बढ़ा है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? लेंथ dx और एरिया है a इंटू dx। तो यहां पे a इंटू dx को हम लिख सकते हैं dv। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे छोटा सा वर्क होता है p dv। ओहो, ये कौन ने किया है वर्क? ये गैस के प्रेशर ने वर्क किया है पिस्टन को आगे ले जाने में। अगर मैं यहां से देखूं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो dv पॉजिटिव होगा क्या? हां सर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। गैस ने प्रेशर लगा के अपने वॉल्यूम को बढ़ा लिया, तो गैस ने जो वर्क किया है वो पॉजिटिव किया है। वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। हां, वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। अब अगर देखें कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो आप बोलेंगे कि dv निगेटिव है,
तो यहां से जो वर्क डन आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा। मान लो कि बाहर इन्वायरमेंट में जो प्रेशर है वो डोमिनेटिंग हो जाए और गैस का प्रेशर कम हो जाए, तो पक्की बात है कि सर ये दब जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द गैस। अब देखो गैस का वॉल्यूम ये है, अब वॉल्यूम ऐसे बढ़ा लिया तो गैस का वॉल्यूम बढ़ा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा सर? पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम अगर पॉजिटिव है, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा सर? वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस वर्क के दो फॉर्मूले बन जाएंगे। इफ P इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे देखें तो dW इज इक्वल टू PdV का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। dW का इंटीग्रेशन W, और प्रेशर जब बाहर आ गया तो dV का इंटीग्रेशन सिंपल V, कुछ इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल VI से VF, तो ये हो जाएगा आपका VF माइनस VI मतलब डेल्टा V। तो वर्क डन इज इक्वल टू होगा P डेल्टा V। मतलब यहां पे इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं हुआ। dW का इंटीग्रेशन W और dV का इंटीग्रेशन V, लिमिट रख दिया तो टोटल वर्क आ गया। लेकिन अगर प्रेशर वेरिएबल हो, किसी भी वजह से प्रेशर अगर वेरिएबल हो, तो आपको सिंपल ये वर्क नहीं मिलेगा, आपको इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV करना पड़ेगा, जिसमें आप प्रेशर को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो वर्क dW का इंटीग्रेशन तो वर्क हो जाएगा W, वर्क का डेफिनेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। अगर प्रेशर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सर हमने केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था कि यहां पे अगर वर्क डन पॉजिटिव आता है तो ये वर्क डन ऑन द गैस हो जाता है, और यहां पे इसको कह रहे हो वर्क डन बाय गैस। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हां, ये उतना ही कंफ्यूजिंग है जितना वर्क डन को अगर मैं बोलूं माइनस ऑफ माइनस 10 जूल इज इक्वल टू 10 जूल। बस यही फर्क है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। सर यही फर्क कैसे है? सिर्फ इतना फर्क है, जो चीज, जो फेनोमेना, जो स्टडी, जिस तरह के सवाल कुछ केमिस्ट्री में बनते वैसे फिजिक्स में बनते, जिस चीज को केमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है उसी चीज को, उसी रिजल्ट को फिजिक्स भी एक्सप्लेन करता है। तो सर वहां तो उल्टा बोलते हैं। हां, वहां पे एक चीज को दो बार उल्टा करने का मतलब क्या होता है? वो सीधा हो जाता है। दो बार उल्टा करने का मतलब वो सीधा हो जाता है। सर कैसे? दो बार उल्टा करके सीधा कैसे हो जाएगा? मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे उल्टा कर दे, मैं मुंडी नीचे सर ऊपर, एक बार और उल्टा कर दे तो मैं सीधा हो जाऊंगा। सिर्फ इतने का फर्क है। लेकिन ये कैसे? तो देखो, वो क्या कहता है, यहां पे एक माइनस उल्टी तरीके से समझाता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो वर्क डन को अपोजिट साइड लिख देता है। तो दो बार अपोजिट लगाने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ध्यान से आप देखेंगे ना, ध्यान से आप देखेंगे ना, तो एकदम सेम ही रिजल्ट आएगा केमिस्ट्री से भी और फिजिक्स से भी। केमिस्ट्री से भी और फिजिक्स से भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? तो ये चीज समझने के लिए पहले आपको फिजिक्स वाली थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, आगे पढ़नी पड़ेगी। आपको फिर मैं सही समय पे बता दूंगा कि माइनस ऑफ माइनस ही प्लस को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, आ जाएगा आपको समझ में। राकेश कुमार कह रहे समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं आएगा ना बेटा, अभी केमिस्ट्री वाली पढ़ी कहां है? अभी मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी फिजिक्स वाली थर्मोडायनेमिक्स तो स्टार्ट किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं बेटा। अभी मैंने समझाया थोड़ी ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा, देखो यहां पे एक प्लस माइनस का उल्टा कर दिया केमिस्ट्री ने, और एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उल्टा कर देते हैं। दो बार उल्टा करने का मतलब फिर से उनका रिजल्ट सीधा ही हो जाता है। अब समझ आ गया? हां, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। तो सर वर्क इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी। सर इंटीग्रेशन का मतलब तो होता है एरिया ऑफ कर्व। यहां पे डिफरेंशिएशन नहीं है, यहां पे इंटीग्रेशन है। यहां पे डिफरेंशिएशन नहीं है, यहां पे इंटीग्रेशन है। हां, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया ऑफ द कर्व होता है। किसका एरिया ऑफ द कर्व? एरिया ऑफ द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम। ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो किसको बताएगा?
वो वर्क को बताएगा। जितना एरिया होगा वही किसको बताएगा, वर्क को बताएगा। तो सर इस हिसाब से समझ में आ गया, सब पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, समझ आ गया। तो अच्छे बच्चे को समझ आ जाएगा तुरंत, कोई खास बात नहीं। 2 जगह उन्होंने उल्टा किया बस। और मैं तुम्हें बताऊंगा फिजिक्स वाला ज्यादा लॉजिकल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंच जाने दे बस। तुम्हें ऐसे सेट कराऊंगा ना थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, ऐसे सेट कराऊंगा ना, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे सेट कराऊंगा ना कि बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो तो सर एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। तो पीवी ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसको बताएगा सर, वर्क को बताएगा। और हम सबसे पहले वर्क पे डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम इसके एरिया अंडर द कर्व पे भी बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि पीवी ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बनाया और आपसे पूछा कि इसमें बताइए वर्क के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे, तो बताइए क्या कमेंट करेंगे। वर्क इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्या होगा। ये एक डायग्राम बना हुआ है, सॉरी यहां पे ऐसा मैंने एक ग्राफ बनाया, सॉरी ये V है, ये P है, और ये मैंने एक ग्राफ बनाया यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है साहब, इसका ये डॉटेड लाइन से स्केलिंग कर देता हूं। ये रहा कुछ V और ये रहा इनिशियल P, ये रहा फाइनल P, ये रहा फाइनल V। अब मुझे बताओ क्या ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ये एरिया अंडर द कर्व क्या वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, वुड और आयरन में से कौन जल्दी हीट गेन करेगा, शुभम सिंधे। ये बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, कुछ भी पूछ रहा है। बेटा एक काम करो, गैस चूल्हा है घर में, हाँ तो एक लोहा ले लो और एक लकड़ी लगा दो, और लोहे के एक एंड को पकड़ लो और दूसरे एंड गैस बर्नर पे डाल दो, लकड़ी के एक एंड को पकड़ लो और दूसरे एंड को गैस बर्नर पे डाल दो, और देख लो कौन जल्दी हीट ट्रांसफर कर रहा है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्या ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया बराबर वर्क होगा, नहीं ये नहीं होगा। एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है जब आप कहते हो एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया, जिसका इंटीग्रेशन किया है उसके अंडर एरिया अंडर द कर्व वर्क को बताता है। मतलब ये एरिया अंडर द कर्व वर्क को बताएगा, ये एरिया अंडर द कर्व वर्क को बताएगा। ये वाला यहां से इनिशियल, यहां से लेकर के ये फाइनल यहां तक जो एरिया अंडर द कर्व बनेगा, ये वाला जो रीजन बनेगा, इसको हम कहेंगे कि इसका पूरा एरिया वर्क को बताएगा। इस बात का आपको खास ध्यान यहां पे रखना है, इस बात का यहां पे खास ध्यान आपको रखना है। मान लीजिए ये P है और ये V है, मैंने एक ग्राफ ऐसा बनाया, एक ग्राफ ऐसा बनाया, गैस किसी A स्टेट से B स्टेट पे गया। अब बताइए इसमें वर्क कितना हुआ, इस पाथ से गया, 1 पाथ से गया, इसमें वर्क कितना हुआ, वर्क डन इन पाथ 1 फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, बताइए वर्क कितना हुआ। सर यहां से यहां गया, एरिया अंडर द कर्व हमें वॉल्यूम एक्सिस पे देखना है, तो वॉल्यूम एक्सिस पे तो कोई एरिया ही नहीं बन रहा, तो इसका वर्क हो जाएगा 0, इसका वर्क हो जाएगा 0। क्या आपको ये बात फील आई एकदम जोरदार तरीके से? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रतीक गुप्ता 0, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दिव्या बहुत बढ़िया बेटा, वर्क डन क्या हो जाएगा 0। अच्छा अगर मैं एक लाइन ऐसा बना दूं तो सर एक लाइन ऐसा बनाओगे तो यहां से यहां तक जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये एरिया ही वर्क को बताएगा, ये एरिया ही किसको बताएगा, वर्क को बताएगा। क्लियर बात है। अब यहां पे मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं, एक ग्राफ A है ये रहा और ये ग्राफ B है। यहां से पॉइंट किसी X से Y तक जा रहा है, तो आपको बताना है वर्क डन का नेचर फ्रॉम X टू Y। ऑप्शन मैं देता हूं आपको। पहला ऑप्शन, वर्क इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम X टू Y। वर्क इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम X टू Y। वर्क इज फर्स्ट इंक्रीजिंग, देन वर्क इज डिक्रीजिंग, वर्क इज डिक्रीजिंग। पूरी पीएचडी करेंगे साहब वर्क के कंसेप्ट पे। थर्ड, फ्रॉम X टू Y, वर्क इज फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग फ्रॉम X टू Y।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, राजदीप का जवाब है। दिव्या ज्योति का जवाब बिल्कुल सही बेटा, फर्स्ट इंक्रीजिंग, बहुत बढ़िया। यस यस यस, सेकेंड ऑप्शन, राइट राइट राइट, वर्क इज फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, रितिका का जवाब भी आया है, बी बी बी, एक आध दो बच्चे सी बोल रहे, बी बी बी। हाँ, हिमांश, मयंक, सूरज, लिशी, निधि, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसी बातें करके तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम मास्टर की तो इज्जत रख लो। पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया और पीवी ग्राफ में वर्क देखना नहीं आता है। मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है कि आप सबका जवाब गलत है। एक्चुअल आंसर इसका होगा थर्ड नहीं, फर्स्ट। वर्क इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अभी भी लगातार बच्चे जवाब दे दिए जा रहे हैं बी बी बी। अच्छा, आप सी दे रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन सी होगा सर। हाँ हाँ बेटा, मयंक ऑप्शन सी, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक 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 ठीक, बढ़िया बढ़िया। तुमने बहुत बेइज्जती कराई है सर। किसकी? मेरी कराई है बे, तू किसकी समझ रहा था? मेरी बेइज्जती कराई सर, कोई नहीं देख रहा बाहर वाला, मुझे खुद में ही शर्म आ रहा, क्या करूं, मुझे खुद में ही शर्म आ रहा है। शर्माते शर्माते पढ़ाना पड़ेगा, नजरें झुका के पढ़ाना पड़ेगा। भाई साहब इतना ग्राफ समझाया था, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। जब यहां पर था स्टेट एक्स पे तो इसका कुछ प्रेशर, ये प्रेशर कुछ वॉल्यूम था। जब ये ऊपर गया तो इसका प्रेशर भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा। आगे जा रहा प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ रहा, ऊपर जा रहा प्रेशर बढ़ रहा, प्रेशर बढ़ रहा। वर्क डन क्या हुआ? तो वर्क डन प्रेशर एंड वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट से नहीं देखते हैं, वर्क डन हम देखते हैं एरिया अंडर ग्राफ से। और जब हम इसका एरिया अंडर द ग्राफ देखेंगे एक्स एक्सिस पे, 4 बार मैंने बताया, तो यहां से शुरू हुआ प्रोसेस, यहां तक गया, एरिया बढ़ा, ये और 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 एरिया बढ़ा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे यहां पहुंचा स्टेट, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो एरिया तो बढ़ता ही जा रहा है ना साहब, एरिया तो बढ़ता ही जा रहा है ना साहब। अब जब हम यहां देखेंगे तो फिर ग्राफ आगे पहुंचा, इस स्टेट पे पहुंचा तो एरिया अंडर द कर्व और बढ़ा, इस स्टेट पे पहुंचा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। तो वर्क इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये सर याद आ गया, महिमा कुरैशी, कोई बात नहीं बेटा, याद आया तो सही। एरिया तो इंक्रीज ही कर रहा है। ओ डोरेमोन मन तो कर रहा है, बढ़िया, तुझे कूट दूं पहले, सॉरी सर, लेकिन सॉरी बोल देते हो, दिल पिघल जाता है मेरा। सर बच्चे हैं छोटे छोटे, सर दबाव ज़्यादा है, सर समझ ही रहे हो। हाँ, छोटे बच्चे ज़्यादा दबाव में जी रहे हैं, सब लुल हो गए। हाँ, अभी तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ था, बड़े एक्साइटेड, अरे सर ये आसान है, हमने पढ़ा है, चलो जल्दी जल्दी बता दो, इसमें जल्दी जल्दी बता दो। नहीं भी पढ़ाओगे तो कोई बात नहीं, सब आए थे एकदम कूद के, अरे थर्मोडायनेमिक्स नहीं तो हमें आता है। अरे तू पहले ही लुल हो गया, अब आगे जाके तो इसी सब पे तो सवाल बनता है बेटा, छोटी छोटी चीजें ही तो आएगी। मुझे खुशी है कि मैं गलत नहीं था, मुझे भी आपके लिए बहुत खुशी है बेटा, माफ करो सर, सॉरी सर। रानी, अरे थर्मोडायनेमिक्स हो रहा है सुरा है, थर्मोडायनेमिक्स ये तो हमको खूब आता है थर्मोडायनेमिक्स, ले थर्मोडायनेमिक्स, चल बता, एक्स से वाई पे जा रहा, ऐसे जा रहा, देख ऐसे ऐसे गया, वो आया ऐसे उठ रहा, यहां से मतलब इसका वर्क डन क्या होगा बी पाथ के लिए। इसके लिए वर्क इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अजरा का
क्या कहते हैं, आजा कह रही सर एक बार और प्लीज। ओके बेटा, तो प्लीज बोलने की क्या बात है, मास्टर को पैसे तुमने किस लिए दिए हैं, बार बार चिल्लाने के लिए। तुम 20 बार पूछोगे मैं 20 बार बताऊंगा, मेरा काम ही यही है। मेरा काम क्या बता, पढ़ाना सिखाना। अगर तुम्हें नहीं है इसमें मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। देखो जब यहां से यहां तक जाएगा ग्राफ, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो वॉल्यूम के साथ बनेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो वर्क को बताएगा। तो ये ऐसे एरिया काटेंगे, ग्राफ से नीचे वॉल्यूम के साथ ये एरिया होगा। तो यहां से यहां तक ग्राफ होता ना, तो ये एरिया अंडर द कर्व वर्क को बताता। अभी पीछे नहीं जा रहा, आगे ही जा रहा है, 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 आगे ही जा रहा है। तो इसका वर्क लगातार बढ़ रहा है, एरिया अंडर द कर्व बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। तो वर्क लगातार बढ़ेगा क्योंकि एरिया बढ़ रहा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं, दूसरे तरीके से सर करो, दूसरे तरीके से करो। एक जोरदार तरीके से करना चाहता हूं मैं, एकदम ही जोरदार तरीके से। ये एरिया भी देखना नहीं पड़ेगा तुम्हें, एक अलग सोच, और एक अलग सोच का नाम है MR स्टार। वर्क इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये तो सीधा सीधा पता चल जाएगा, सीधा सीधा पता चल जाएगा वॉल्यूम के नेचर से। हाँ सर कैसे, देखो यहां से यहां गया, वॉल्यूम क्या हुआ सर, वॉल्यूम बढ़ा, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो हम लगातार एक्स एक्सिस पे आगे जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा और 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 वॉल्यूम बढ़ा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इनिशियल वॉल्यूम से लगातार हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है सर, वर्क होता है P डेल्टा V। अब डेल्टा V को हम लिख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो ये तेरा इनिशियल वॉल्यूम। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है और बढ़ रहा 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 और बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा तो वर्क बढ़ेगा। यहां पे देखो, यहां पे भले ही ये ग्राफ डिप कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब वॉल्यूम देखिए साहब, वॉल्यूम देखिए, तो देखिए अब आगे जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ा 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 और बढ़ रहा, बढ़ा 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 बढ़ रहा, बढ़ा 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 बढ़ रहा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया, समझ आया, समझ आया। हाँ पूर्वानंद, बात वही हो गया, बिल्कुल ठीक है बेटा, बात वही हो गया, बात वही है। मैं दूसरा थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं कुछ और कंसेप्ट थोड़ी ना पढ़ाता हूं, हमेशा से बात वही था। तुम्हें थोड़ा कभी कभी अलग लगा था, लेकिन अभी भी बात वही है ना, बात वही है। जय देवा बप्पा को बड़ा अच्छा लगा करिए MR स्टार, वाओ आपको अच्छा लगा ये जान के मुझे बहुत खुशी है। चलिए देखिए, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, इसमें एक गैस पॉइंट A से, अरे दादा ये कहो गवा भाई, पॉइंट A से पहले B पे जाओ ना, तो पॉइंट A से A स्टेट से B पे गया, ऐसे ऐसे। यहां पे वॉल्यूम है V1, ये वॉल्यूम है V2, यहां प्रेशर है P1, ये प्रेशर है P2। A से B पे गया, B से फिर C पे गया, C पे गया, C से फिर D पे आया और D से फिर A पे आया। तो क्या इसी तरह के प्रोसेस को A से चला फिर A पे आ गया, हम साइक्लिक कह सकते हैं? हाँ, इस तरह के प्रोसेस को हम साइक्लिक कह सकते हैं। शान गुप्ता करी सर, डिक्रीजेज A to B, कौन सा चैप्टर है? दिव्या शेखावत, कौन सा चैप्टर है ये बेटा? वो है क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। समझ आया तो ठीक, नहीं तो रिप्रोडक्शन। चलो देखो, रिप्रोडक्शन चल रहा है बेटा, है ना। थोड़ा अगर मैं गलती कर दूं तो मुझे गाइड कर देना। अब मुझे A से B तक में एक्चुअल में कितना वर्क हुआ ये निकालना है, ठीक है। तो A से B तक में PV ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व वर्क बताएगा।
तो ये ए से बी गया तो ये हो गया एरिया अंडर द कर्व, ये हो गया आपका एरिया अंडर द कर्व। अब इस एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू क्या होगी? सर ये स्क्वायर ही तो बन रहा, सॉरी रेक्टेंगल ही तो बन रहा, रेक्टेंगल बन रहा, तो इसका एरिया निकाल दो। कैसे निकालोगे? सर यहां से यहां तक प्रेशर कांस्टेंट है P1 और फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी V2 माइनस V1, ये हो जाएगी V2 माइनस V1। इतना वर्क होगा जब गैस ए स्टेट से बी स्टेट पे जाएगी, तो बढ़िया है। जब गैस बी स्टेट से सी स्टेट पे अगर चला जाए तो कितना वर्क होगा? तो बी से सी पे जाएगा तो एक्स एक्सिस के साथ, वॉल्यूम एक्सिस के साथ इसका एरिया अंडर द कर्व नहीं बना, तो वर्क हो जाएगा 0। ठीक है सर। अब अगर ये बी टू सी गया, सी टू डी जाएगा, कहां है? सी टू डी, डी टू ए बीच में क्यों लिखा? चलो डी टू ए इसलिए लिखा क्योंकि इसका भी वर्क 0 है। देखो डी से ए पे वर्क 0 है। अब वर्क अगर मैं निकालू सी टू डी, देखो बेटा यहां पे सी है, यहां पे डी है, तो यहां से लेके यहां तक देखो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट P2 और वॉल्यूम आप देखेंगे तो फाइनल वॉल्यूम है आपका V1 और इनिशियल वॉल्यूम है आपका, देखिएगा ध्यान से, इनिशियल वॉल्यूम है आपका V2। तो सर V2 तो ज्यादा है, हां, तो ये वर्क तो थोड़ा निगेटिव आ जाएगा, हां ये वर्क निगेटिव आ जाएगा और ये वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। वो तो देख ही रहा है कि V2 ज्यादा है, V2 ज्यादा है, तो ये वाला वर्क पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क कितना होगा? तो टोटल वर्क इन दोनों को ऐड कर दीजिए सर, तो ऐड करेंगे तो ये P1 V2 माइनस V1 प्लस P2 V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। सर एक काम कर सकते हैं यहां से, क्या? अगर मैं V2 को पहले लिख लूं और V1 को बाद में लिख लूं तो यहां पे माइनस आ जाएगा बाहर, हां माइनस आ जाएगा बाहर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस P2 V2 माइनस V1, माइनस कॉमन निकालने ऐसा कह सकते हो। तो V2 माइनस V2 V1, यहां से V2 माइनस V1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? तो ये बचेगा V2 माइनस V1 इंटू P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। ये जो हमने टोटल वर्क निकाला है, टोटल वर्क जो आएगा, टोटल वर्क ये कितना आएगा? पॉजिटिव, निगेटिव या 0? सर समझ नहीं आया, कौन सा बेटा समझ नहीं आया बताइए ना। ये जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक गया है, देखिए यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक गया है, तो इसकी प्रेशर कितनी है? P1। देखिए ना यहां पे हर जगह प्रेशर, देखिए ना ये एक्सिस पे, वाई एक्सिस की वैल्यू P1 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 P1, प्रेशर P1 और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? तो डेल्टा भी होगा V2 माइनस V1। इसका एरिया निकाल लीजिए ना बेटा, तो यहां से यहां की हाइट हो गई P1 और ये विड्थ हो गया V2 माइनस V1, तो एरिया बताइए क्या हो जाएगा? एरिया ही निकाल दिया ना, ये सैडेड लाइन का एरिया निकाल दिया। प्रेम्या भारती का कहना है कि सर टोटल वर्क 0 है, श्वेती कुमारी का कहना है टोटल वर्क 0 नहीं बेटा, टोटल वर्क 0 नहीं है। भाई दादा क्या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो बे, क्या पढ़ के आए हो? टोटल वर्क कहां 0 है? सूरज यादव का कहना है टोटल वर्क 0 है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूं। बहुत मुश्किल है डगर पनघट का। देखो यहां पे प्रेशर है P1, जब गैस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो इस लाइन से गया है, ए से बी पे गया इस लाइन से, फिर बी से सी पे गया है, फिर सी से डी पे गया है और डी से ए पे गया है। मुझे बस इतना बता दो कौन से दो प्रोसेस में वर्क 0 है, बस इतना बता दो कौन से दो प्रोसेस में वर्क 0 है। सर जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसमें वर्क 0 है। वॉल्यूम कांस्टेंट कहां है? इस लाइन पे देखो, यहां पे हर जगह वॉल्यूम V2 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 है, यहां हर जगह V1 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 है, तो इस दो प्रोसेस में वर्क आपका 0 है। कम से कम इतना तो समझ लो यार। अब ए से बी तक आने में कितना वर्क हुआ है, ये दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। ए से बी तक आने में इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं, ये भी वर्क होगा, या प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। अगर मैं एरिया से तुम्हें दिखाऊं तो बताओ, इस लाइन जो खींचा है मैंने येलो कलर से, थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसका एरिया कितना होगा? तो यहां से लेकर के यहां तक की हाइट कितनी है? तो ये वाई एक्सिस पे हाइट है सर, ये P1 हाइट है, और यहां पे विड्थ कितनी है सर? V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगा आपका P1 E2 V2 माइनस V1। प्रेशर P1 पॉजिटिव है और V2 ज्यादा है, V1 कम है, तो ये वर्क डन आपका आ जाएगा पॉजिटिव। अब हमें वर्क निकालना है C से D के बीच, तो इस लाइन पे वर्क निकालना है बेटा। तो यहां से यहां तक टोटल जो प्रेशर की वैल्यू वो P2 है और चेंज इन वॉल्यूम है आपका फाइनल V1 माइनस इनिशियल V2, तो ये वर्क डन आ जाएगा आपका P2 इंटू
V1 माइनस V2। मैं इसको क्यों बोल रहा हूं कि ये पक्का निगेटिव ही आएगा? क्यों बोल रहा हूं निगेटिव ही आएगा? क्योंकि V1 छोटा है और V2 बड़ा है, निगेटिव आएगा। और अगर मैं एरिया अंडर द कर्व से देखूं तो C से लेकर D तक ग्राफ यहां है, तो ये हो जाएगा इसका पूरा वर्क, ये हो जाएगा इसका पूरा वर्क। ये है C से D का वर्क। अगर यहां से जो एरो मैंने खींचा है इसका पूरा एरिया निकालने की कोशिश करूं तो यहां से लेके यहां तक हाइट है आपका P2 और ये विड्थ है आपका V1 माइनस V2। दो तरीके से सिखा दिया बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज वर्क, पीवी ग्राफ का एरिया वर्क होगा तो यहां से यहां तक का वर्क निकालो। सर ऐसे तो ध्यान से देखोगे तो A से B का वर्क ये हुआ और C से D का वर्क पूरा ये गुलाबी कलर का निकाला है। तो सर इस हिसाब से अगर आप टोटल वर्क जोड़ोगे तो टोटल वर्क में से आप ये कह रहे हो कि ये वाला वर्क हुआ है पॉजिटिव और ये वाला हुआ है निगेटिव। तो इस पूरे पॉजिटिव वर्क में से, सॉरी निगेटिव वर्क में से, गुलाबी वाला निगेटिव है, पूरे निगेटिव में से इस पॉजिटिव को घटा दो, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो एक वर्क पॉजिटिव एक वर्क निगेटिव, तो घट जाएगा। तो एक्चुअल वर्क कितना आएगा? तो एक्चुअल वर्क इस रेक्टेंगल का क्लोज लूप का एरिया के बराबर आएगा और वो मैं यहां से प्रूव कर दूंगा दोनों वर्क को जोड़ के। देखो इस वर्क को मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं WAB प्लस WCD। ये है तुम्हारा P1 V2 माइनस V1 और ये है बेटा P2। माइनस कर देता हूं, क्यों? तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, तो ये V2 माइनस V1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये निगेटिव और ये ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? तो V2 माइनस V1 का टर्म, V2 माइनस V1 का टर्म दोनों जगह मल्टीप्लाई में सेम है। प्रेशर P2 ज्यादा इसलिए वर्क ये ज्यादा, ये ज्यादा निगेटिव है, तो टोटल वर्क तो निगेटिव ही आएगा, पक्की बात है। और दूसरी बात कितना आएगा? तो यहां से V2 माइनस V1 कॉमन निकालोगे, अगर V2 माइनस V1 कॉमन निकालोगे, यहां भी V2 माइनस V1 प्रोडक्ट में यहां भी है, तो यहां पे आ जाएगा आपका P1 माइनस P2। यस सर। अब V2 माइनस V1 और P1 माइनस P2 का वैल्यू अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट निकालना सिखा दूं तो सर मजा आ जाएगा। सर ये सब मिटाओ, डायरेक्ट निकालना सिखाओ। डायरेक्ट नहीं, मिटाने की भी जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट निकालना सिखा देता हूं। कैसे? तो देखो बेटा, ये A से पहले गया B पे, B से गया C पे, C से गया D पे, D से आया A पे। तो इस क्लोज लूप के अंदर जो एरिया बनेगा ना वही इसका टोटल वर्क होगा। सर क्लोज लूप के अंदर जो एरिया बनेगा टोटल वर्क होगा? हां। तो निकालो, देखो जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा उस टोटल वर्क के बराबर। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे इस वाले रेक्टेंगल का, काले कलर से जो घेरा एकदम चमकते हुए काले कलर से, और काला कर देता हूं काले को एकदम तुम्हारे जितना काला कर देता हूं, है ना, तुम जितने काले हो उतना काला को कर दिया। अब देखो इसके अंदर जो एरिया, इसके अंदर जो एरिया है इसके हाइट इंटू विड्थ के बराबर होगा। ये वाला लेंथ कितना होगा? सर ये वाला लेंथ टोटल P2 है, उसमें से P1 घटा लो तो P2 माइनस P1 आएगा, P2 माइनस P1 आएगा। और ये टोटल है V2, यहां से यहां तक देख, ये टोटल है V2 और यहां से ये घटा लो तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, ये वर्क आ जाएगा। और एग्जैक्टली यही आया है क्या? आई दादा, नहीं आया है सर। देखो नहीं आया है। V2 माइनस V1 P1 माइनस P2, V2 माइनस V1 P2 माइनस P1 लिखा है आपने, गलत कर दिया सर, नहीं आया है। तो सुनो ध्यान से, यहां पे हमने सिर्फ वर्क का मैग्नीट्यूड निकाला है। और यो क्या हो गया? वर्क का मैग्नीट्यूड निकाला है। तो जो भी क्लोज लूप होगा, क्लोज लूप का एरिया ऑफ क्लोज लूप, एरिया ऑफ क्लोज लूप, वो वर्क का मैग्नीट्यूड बता देगा। और अगर ये लूप एंटी क्लॉकवाइज बना है, फॉर एंटी क्लॉक लूप, तो वर्क हो जाएगा निगेटिव, और फॉर क्लॉक लूप वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। देख इधर, एंटी क्लॉक वर्क निगेटिव और क्लॉकवाइज लूप होगा तो वर्क पॉजिटिव। एंटी क्लॉक लूप होगा तो वर्क निगेटिव और क्लॉकवाइज लूप होगा तो वर्क पॉजिटिव। इसका फील तुम्हें और लेना है, और अगर लेना है तो मैं और दिलाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। देखिए मान लो ये क्लोज लूप तूने बनाया, ये A से गया B पे, B से गया C पे, C से गया D पे और D से गया A पे।
डी से गए ए पे। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बी से सी में कोई वर्क नहीं हो रहा और डी से ए में कोई वर्क नहीं हो रहा। अगर ये वॉल्यूम है तो ये चलना, अगर ये वॉल्यूम है तो, अगर ये क्या है वॉल्यूम है तो, अब यहां से यहां तक जो वर्क हुआ है इसका ये एरिया अंडर द कर्व, तो ऐसे जा रहे हो वॉल्यूम एक्सिस के आगे, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका वर्क पॉजिटिव, और पीछे आ रहे हो। अब जब पीछे आएगा देखिए यहां से ए से डी में जाना, पीछे आएगा, पीछे ए से डी में पीछे वॉल्यूम कम हो रहा, तो ये पूरा वर्क निगेटिव। तो निगेटिव क्या हो गया सर, निगेटिव वाला वर्क ज्यादा हो गया। लेकिन इसके जगह पे अगर पीवी का क्लोज लूप ऐसा होता, ऐसा क्लॉकवाइज देखिए यहां पे क्लॉकवाइज, तो ए से बी में वॉल्यूम बढ़ा तो ये वाला वर्क पॉजिटिव, और यहां से तक वॉल्यूम घटा, ये छोटा निगेटिव। तो टोटल वर्क जो आएगा यहां पे, टोटल वर्क जो आएगा इस क्लोज लूप का टोटल वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो उसका एरिया निकालो और वर्क को क्या लिख दो, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज है तो एरिया निकाल के वर्क को क्या लिख दो, पॉजिटिव। और लूप कैसा बन रहा है इससे में कोई फर्क नहीं है। अगर लूप तुम्हें हेक्सागोनल बनाना है, एकदम हेक्सागोनल ऐसा लूप बनाना है, ले ऐसा लूप बना ले, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा। बता इसमें वर्क कैसा होगा, वर्क देख के बता कैसा होगा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चला तो वर्क पॉजिटिव, नहीं, टिन टिना टिन ऐसे चला एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क कैसा होगा, निगेटिव होगा। बता एकदम फील आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, बताइए। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क निगेटिव, क्लॉकवाइज में वर्क पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क निगेटिव, क्लॉकवाइज में वर्क पॉजिटिव। क्या 100% आपको फील आया? 100% के लिए काम करते हैं साहब, 100% के लिए काम करते हैं। क्या चमका, एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन है क्या, एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन है क्या, समझा दिया क्या मैंने, समझा दिया क्या मैंने। चलो चलो अब एक सर्कल बना लिया साहब, ऐसे जा रहा सर्कल है ना, कहीं यहां से शुरू हुआ और सर्कल का स्केलिंग इन्होंने सही नहीं किया है, बहुत ही वाहियात किया है, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। सर्कल का स्केलिंग इन्होंने बहुत ही वाहियात किया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बना रहा हूं। उनको अच्छा डायग्राम बनाना नहीं आता, एक दिन मैं जाके सिखाऊंगा उनको, अच्छा नहीं बनाया। यहां पे इस पॉइंट का प्रेशर है, यार मैं भी कंफ्यूज हो गया। सर्कल बनाया पहले तो इन्होंने, छोड़ो, ये देखो इस पॉइंट का प्रेशर है P1 और इस पॉइंट का प्रेशर है P2। बस गोली मारो दुनिया को, गोली मारो दुनिया को। और इस पॉइंट का वॉल्यूम है V1 और इस पॉइंट का वॉल्यूम है V2। अब बताओ वर्क कितना होगा? सर ने भी सस्ता भांग पिया भाई, मैंने थोड़ी ना बनाया ये मैंने थोड़ी ना बनाया, अब मैंने बनाया, अब बनाया, पहले तो किसी और ने बनाया था। चलो बताओ, इस पॉइंट का प्रेशर बेटा है P1, इस पॉइंट का प्रेशर है P1, इस पॉइंट का प्रेशर है P2, इस पॉइंट का वॉल्यूम है V1, इस पॉइंट का वॉल्यूम है V2। इसका एरिया कितना होगा? अरे गजोदर बहुत चोमू है तो। पॉजिटिव निगेटिव तो आ गया, अमाउंट बताओ, मैग्नीट्यूड भी कितना होगा। तो एरिया होगा तुम्हारा एक पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। कितना एरिया होगा? तो इसका एरिया होगा मतलब वर्क होगा पॉजिटिव, प्लस लिख लेता हूं,
पाई V2 माइनस V1 बाई 2 इंटू P2 माइनस P1 बाई 2, P2 माइनस P1 इंटू V1 माइनस V2 ना, ये हो गया। हिंट लिख देता हूं मैं, हिंट लिख देता हूं, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे एक ही रेडियस से काम नहीं चलेगा, तो मैं R1 R2 रेडियस लिखूंगा, क्योंकि वर्क में प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो देखोगे ध्यान से, तुम कुछ नहीं किया, पाई आर स्क्वायर किया है, एक रेडियस यहां से यहां वाला लिया, मैं आर स्क्वायर ही तो करना है, तो एक रेडियस हमने वॉल्यूम वाला लिया, एक रेडियस प्रेशर वाला लिया। तो सर ये कितना हो रेडियस कैसे निकाला, तो यहां से यहां तक हो गया इसका डायमीटर V2 माइनस V1, उसका आधा रेडियस, यहां से यहां तक हो जाएगा इसका डायमीटर P2 माइनस P1, उसका आधा ये रेडियस। कितना इजी है साहब, कितना इजी है साहब, कितना इजी है साहब। कितना इजी है साहब, ठीक है। चलिए चलिए अब इसका एरिया बताइए। तो एक तो इसने ऐसा ब्लंडर किया, ऐसे जाएगा। इसका वर्क बताइए। तो सबसे पहली बात, जब इसमें वर्क लिखेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, तो ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में हो जाता है निगेटिव, क्लॉकवाइज में हो जाता है पॉजिटिव, तो ये होगा निगेटिव माइनस, और होगा कितना, तो ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल के लिए लिखेंगे हाफ हाइट इंटू बेस, तो हाइट इसका हो जाएगा P2 माइनस P1 और बेस हो जाएगा इसका G2 माइनस B1। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है, साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क होता है, सर इलिप्स से लिखा है क्या, ना ना इलिप्स की तो जरूरत ही नहीं है, यहां पे तो साफ साफ ये देखिए ना कि मेरी मर्जी, मैं यहां पे एक रेडियस लेता हूं, तो जितना रेडियस ये होगा उतना ही ये होगा, वो पक्की बात है। तो क्या मैं सिंपल ये रेडियस पाई आर स्क्वायर से एरिया लिख सकता हूं क्या, लिख लो, कोई बुराई नहीं है, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, लेकिन दिक्कत ये होगा कि डायमेंशन गलत हो जाएगा। ये वॉल्यूम वाली चीज और प्रेशर वाली चीज का प्रोडक्ट वर्क को डिफाइन करता है, तो आना तो दोनों ही चाहिए ना, आना तो दोनों ही चाहिए ना, इसीलिए ऐसा किया है। ये आपका V1, ये आपका P1, ये आपका P2, डायमेंशन तो मैच करना चाहिए ना। सिर्फ वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम से वर्क थोड़ी नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम से वर्क थोड़ी नहीं निकाल सकते हो। हाफ P2 माइनस P1 इंटू V1 माइनस V2, समझ में आया कि नहीं आया। डायमेंशन भी तो कोई चीज होता है, उसकी भी तो इज्जत रखनी है कि उसको बेइज्जत कर दोगे। इन द फॉलोइंग टू इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम इज नथिंग बट पीवी डायग्राम, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ को हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। इंडिकेटर, कितने इंडिकेटर है तुम्हारे, कितने इंडिकेटर है सर, एक इंडिकेटर होता है पीवी ग्राफ, और कोई इंडिकेटर नहीं होता, ये पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ को हम इंडिकेटर डायग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वर्क को बता देता है, और हमारे लिए वर्क बहुत बड़ी चीज है इसीलिए। अब यहां पे बताइए कि ये पीवी और ये पीवी, इसमें से दोनों ग्राफ में से वर्क किसमें ज्यादा हो रहा है, दो दो गो इंडिकेटर है, दो दो इंडिकेटर, जूता खाएगा, बता किसमें वर्क ज्यादा होगा। तो सर यहां से पहले ग्राफ में ए है और बी यहां पे, तो ये एरिया अंडर द कर्व वर्क बताएगा, वॉल्यूम के साथ जो एरिया बनेगा। यहां पे ए है, ये बी है, तो ये एरिया बनेगा, ये तो इसमें वॉल्यूम के साथ एरिया कम बन रहा, इसमें ज्यादा बन रहा, तो W1 इज ग्रेटर देन W2। कितने लोगों का सही जवाब है, देखे ए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। ए इज योर करेक्ट आंसर। एक बच्चा कह रहा है बेचारा सी, नहीं बेटा सी नहीं, देखो ना, हमें इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो तुम ध्यान से भी देखोगे तो यहां से यहां तक के एरिया का कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक्चुअल में यही वाला वॉल्यूम हमारे काम आएगा, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला, और यहां पे देखेंगे तो यहां से यहां वाला वॉल्यूम हमारे काम आएगा, करेक्ट। तो ये वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम ज्यादा है।
अब इस ग्राफ का सही जवाब बताइए। हेलो सर, आई नीड योर हेल्प। चलिए जल्दी बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा स्विगी कर लेता हूँ, खाना मंगा लेता हूँ अपने लिए। अरे बताइए क्या होगा। तो सबसे ज्यादा एरिया किस में बन रहा, तो थर्ड ग्राफ इधर से होके जा रहा, तो इसका एरिया अंडर द कर्व इस लाइन से ऐसे लेंगे, दो का ये होगा और एक का सबसे कम होगा। बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी। हमने वर्क पे क्या पीएचडी कर लिया, क्या आपको वर्क पे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? वर्क पे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले। वर्क पे कॉन्फिडेंस आया? चलिए अब हम इंटरनल एनर्जी को अच्छे समझेंगे, थोड़ा समय दीजिए, हम चाह रहे थे आज छोटी क्लास हो। लेकिन चलिए पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी को अच्छे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? अंदर की जो एनर्जी है उसको, अंदर की एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अंदर की एनर्जी किस चीज से डिफाइन होती है? तो अंदर की एनर्जी डिफाइन होती है टोटल किसी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि वो कंटेनर के स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ कंटेनर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हम इंटरनल एनर्जी पढ़ने वाली चीज है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, does not depends on state of conductor, state of conductor। इसमें ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, एक बार ऐसा सवाल पूछ लेते थे, नीट में एक बार पूछ लिया था कि मान लो कि दो कंटेनर है, एक कंटेनर में जो गैस फिल्डेड है, जितने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे, उतने ही वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे दूसरा कंटेनर में सेम गैस फिल्डेड है, सेम नेचर का गैस फिल्डेड है, सेम नेचर का, सेम नेचर का गैस फिल्डेड है। ये लेकिन कंटेनर रेस्ट पे है और ये कंटेनर v वेलोसिटी से चल रहा है, ये A है और ये B है। तो किसका इंटरनल एनर्जी, किस गैस का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा? सर आप एक बुक लिखो, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामलाल इन फिजिक्स, वो तो तुम्हें रोज सुना देता हूं ना बेटा। अनटोल्ड कहां है, वो तो वेरी मच टोल्ड हो गया ना, अब रोज सुना देता हूं। अभी जो क्लास शुरू होने से पहले रो रहा था, हाँ उसको रिकॉर्ड नहीं किया मैंने उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग चालू की, और रामलाल ही तो बेचारा रो रहा था। चलो इधर देखो, तो यहां पे रेस्ट में है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, ये रेस्ट में, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। तो किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी? बोथ हैव अ सेम इंटरनल एनर्जी, बोथ हैव सेम इंटरनल एनर्जी। तो सर ये इंटरनल एनर्जी का चीज पे डिपेंड करता है? एक्चुअल में किस चीज पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है? कौन से पैरामीटर पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगा? कंटेनर के स्टेट पे तो डिपेंड नहीं करता। मान लो एक कंटेनर को ग्राउंड पे रख दो और एक कंटेनर को मतलब दूसरे कंटेनर को सेम गैस सेम अमाउंट में फिल करके छत पे रख दो, उन दोनों की टोटल एनर्जी, कोई इंटरनल एनर्जी कहते हैं, वो सेम रहेगा। एमआर स्टार की बुक लिखो। आप भी बुक क्यों नहीं लिखते? आपका तरीका अलग है सबसे। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तरीका तो अलग है साहब।
बुक लिखा जाए। जब एमा स्टार के चली तो केहू ना बोली। अरे भाई साहब जोरदार, आई लाइक इट। जब एमा स्टार के चली तो केहू ना बोली। कहाँ गरबा हो, सब ठीक ठाक बानू, कहाँ गरबा। सर आप किताब जल्दी ही लिखो, नहीं तो सारे लोग आपके एमा स्टार कॉपी करते हैं। भाई साहब मेरे एमा स्टार की चिंता तुम्हें ज़्यादा हो रही है, अपने सिलेक्शन की चिंता कम हो रही है। डॉली मैम ने रामलाल की शादी करा दी। बढ़िया। तुम्हें क्या लगता है कब तक रामलाल कुमार रहेगा? हो जाने दो, तुम्हारी क्यों जल रही है। चल देख, बकवास मत करो। देखो इधर तो सर ये इंटरनल एनर्जी होती कितनी क्या है, तो ये बॉडी के स्टेट को डिफाइन करता है। ये एक स्टेट फंक्शन है। क्या है ये? स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन है, बॉडी के स्टेट को डिफाइन करता है। इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस रास्ते से जाते हैं उस पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करता है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम 99% केस नहीं 100% केस में आइडियल गैस की बातें करते हैं। और आइडियल गैस की जब बातें करते हैं तो उसके लिए एटम्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है वो होता है जीरो। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया तो इसमें ये टर्म खत्म हो गया, तो इंटरनल एनर्जी के नाम पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आई। किसकी काइनेटिक एनर्जी? सर कंटेनर की नहीं। जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है, सारे गैस के मॉलिक्यूल के टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑल टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यह है कि मान लो एक एटम है, वो एक्स एक्सिस पे चल रहा और साथ साथ में वाई में भी चला, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई ट्रांसलेशनल। यू इज द फंक्शन ऑफ टाइम फॉर आइडियल, ओनली डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर आज केमिस्ट्री में रामलाल के बहुत मजे लिए। हाँ, और नीट तुम्हारी मजे लेगी नहीं तो पढ़ ले। तो आइडियल गैस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं साहब? जीरो। अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी ही बचेगी उसके पास, और उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल ड्यू टू ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। गैस ऑफ हीट इज रॉन्ग, गैस हैव सम और गलत, गैस हैव सम इंटरनल एनर्जी इज करेक्ट। तो सर आपने स्टेट डिफाइन करने समय प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से स्टेट डिफाइन किया था, है ना। किसी कंटेनर में गैस फिल्डेड है तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से इसकी गैस स्टेट डिफाइन किया था। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट इज फॉल्स। यस, दोनों फॉल्स है, गलत है, ये रॉन्ग। इंटरनल एनर्जी तो कहीं है नहीं यहां पे। तो बेटा किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर में 0 केल्विन कर दूं, इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 0 केल्विन, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज 0 केल्विन, then kinetic energy of gaseous molecule will be Ke of gaseous molecule will be gaseous molecule will be क्या होगी सर? जीरो हो जाएगी। if temperature of gas is 0 Kelvin, then kinetic energy of gaseous molecule will be 0। तो gaseous molecule की जो kinetic energy हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्या टेम्परेचर जीरो होने से गैस की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है? हाँ। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है सिर्फ। हाँ, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। हाँ, तो क्या हमें टेम्परेचर पता है, किसी गैस का स्टेट पता है कि T1 टेम्परेचर पे है, तो क्या मुझे उसकी इंटरनल एनर्जी भी मैं निकाल लूंगा? हाँ। बोल
सारे बच्चे आपकी तारीफ करते तो आप जोश में आ जाते हो। क्या मैं आपकी तारीफ करता हूं तो आप जोश में नहीं आते? क्या आप होश खो देते हैं? आप ठंडा हो जाते, एकदम डीमोटिवेट हो जाते जब मैं आपकी तारीफ करता हूं? नहीं सर, हम तो मोटिवेट हो जाते हैं जब आप हमारी तारीफ करते हो। तो मैं भी तो इंसान हूं, तुम्हारी तरह 2 हाथ है, पैर है, थोड़ी सी बुद्धि है। तो मैं भी खुश हो जाता हूं, मुझे भी रोना आता है, मुझे भी हंसी आता है, मुझे भी दुख होता है। रिपीट वंस, यस यस आई विल रिपीट, डेफिनेटली आई विल रिपीट, प्लीज सी दिस। मैं कह रहा टेम्परेचर ऑफ गैस इज जीरो। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज जीरो, टेम्परेचर ऑफ गैस इज जीरो केल्विन, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो गैसियस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी आती है, गैसियस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी आती है, वो काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है? सर टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा दोगे तो उसमें रैंडमनेस बढ़ जाता है, थर्मल एनर्जी की वजह से। टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, तो उससे उसकी सर टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा गर्मी आ जाती है तो रैंडमनेस बढ़ जाता है। हाँ, गर्मी बढ़ जाती है। अब जब गर्मी बढ़ जाएगी तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सर पूरे मूड में हो आज आप। मैं जो कह रहा हूं ना वो सुन पहले, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा समझ। मैं एक एक चीज फील करा दूंगा तुमको, सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगा, फील करा दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हाँ, तो सिंपल सी बात है, गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल अंदर का मामला, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, हॉटनेस उतना ज्यादा होगा, और हॉटनेस जितना ज्यादा होगा, गैसेस मॉलिक्यूल उतना मचलेगा जितना ज्यादा हॉटनेस होगा। अब ठंडा पड़ा है कोई गैसेस मॉलिक्यूल, तो उसमें काहे का भागम भाग, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका भागम भाग बढ़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन 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 सर ये सिर्फ टेम्परेचर की प्रॉपर्टी होती तो अंदर में कोई सा भी गैस भर दो, 2 अलग अलग गैस है, इसके अंदर 5 मोल है, इसके अंदर 10 मोल है, इसके अंदर डायटोमिक है, इसके अंदर ट्रायटोमिक है, हां दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो क्या दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम होगी? क्या दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम होगी? अगर मैं नंबर ऑफ मोल अलग कर दूं, ये डाया कर दूं, ये मोनो कर दूं, क्या दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम होगी? नहीं होगी। अब मान लो मैं टी टेम्परेचर पे हूं और तू भी टी टेम्परेचर पे है, तो रैंडमनेस किसकी ज्यादा होगी? मेरी ज्यादा होगी, मेरी औकात ज्यादा है। तुमको अगर टी टेम्परेचर दे भी दिया जाए ना तो सुस्ती पड़ा रहेगा। तो टी टेम्परेचर देने से सब में उतनी रैंडमनेस आ जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, ये जरूरी नहीं है। ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसकी औकात कितनी है, उसकी औकात कितनी है। सही बात है। तो यहां पे समझिएगा कि अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी ड्यू टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो इंटरनल एनर्जी होगा U इज इक्वल टू हाफ kBT। सर हाफ kB क्या है? kB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, उसी तरीके से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है। तो ये जैसे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे है। ध्यान से देखिएगा प्लीज।
हेलो, आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? ओके, हाँ, तो देखिए प्लीज, देखिए प्लीज, ये तुम्हारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब ज्यादा देर में नहीं पढ़ाऊंगा, कारण समझ ही गए होगे, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। देखो, तो ये कई बार तुमसे पूछ देते हैं कि ये गैस है, मोनोएटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है, इसके एक मोल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से काइनेटिक एनर्जी बताओ। सर मोल कितने हैं? होंगे 50, मुझे 50 मोल दे दिए, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कभी कभी पूछ लेते हैं। मेरी बात सुनना ढंग से, नहीं तो लेटा मिलेगा, ध्यान से सुन। तुम्हें बोल देंगे सौम्यदीप साहब, हाँ बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा रहा हूं, थोड़ा सा रुको, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा, थोड़ा समय दे, सब चीज एक ही बार नहीं, थोड़ा समय दे, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम भी समझाता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी समझाता हूं। सर हमें भी खाना है, देखो बेटा, तुम्हें तो मैं अपने साथ खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा, और अपने साथ बड़े इज्जत से गाड़ी में बिठा के 5 स्टार होटल में ले जाके तुम्हारे साथ डिनर करूंगा और बढ़िया तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप टॉप रैंक लेके आए। सर टॉप रैंक मतलब कितनी रैंक? रैंक 1, रैंक 10, रैंक 100, रैंक 1000 या 2000? नहीं, टॉपर का मतलब ये नहीं होता है कि आपका रैंक टॉप 10 में हो। टॉपर का मतलब ये नहीं होता है कि आपका रैंक टॉप 100 में हो, 500 में हो, 1000 में हो। आप अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होके चले जाएं, मेरे लिए यही बहुत है। और असल टॉपर का मतलब ही यही है। अरे साहब 10 नंबर से 2 सवाल से कोई टॉपर और कोई नॉर्मल सिलेक्शन या कोई 500 और टॉप 10 रैंक में कोई फ़र्क नहीं होता ज़्यादा। मेरी नज़र में जो बच्चा सेलेक्ट हो गया, बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, वो टॉपर है। रैंक 1 टॉपर नहीं है, रैंक 10 टॉपर नहीं है, रैंक 100 टॉपर नहीं है। टॉपर सब हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 20 लाख बच्चे में से अगर 5000 बच्चा सेलेक्ट होकर अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाता है तो ऑलरेडी वो टॉपर है। उसका परसेंटेज निकालो तो 0.01% आएगा। तो 0.01% में आना ऑलरेडी एक टॉपर होना है। तो बस आप सेलेक्ट हो जाए, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, और बिल्कुल आपका स्वागत है। हम आपके साथ आपको बहुत इज्जत से अपने गाड़ी से लेकर जाएंगे और बढ़िया 5 स्टार में आपको डिनर कराएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो साहब n मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से क्या होगा? सर ये 1 मॉलिक्यूल का था, n मॉलिक्यूल से n से गुना कर दो। हाँ कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ kB n इंटू टी। और आप जानते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर होता है गैस कांस्टेंट बटा एवोगाड्रो नंबर n है। ये आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हम इसकी वैल्यू को यहां पे चेंज कर सकते हैं, हाफ kB को लिख सकते हैं r बटा Na इंटू n इंटू टी। अब मुझे बस इतना बता दीजिए कि n बटा Na क्या होगा? सर टोटल नंबर बटा एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, ये स्मॉल n आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो ये है ड्यू टू n मॉलिक्यूल ड्यू टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n मोल ड्यू टू f डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं f से रिप्रेजेंट करता हूं। f इज द नंबर ऑफ या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू इट्स टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम f। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से इतनी आई थी। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f हो जाएगा तो f से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ
RNFT, यही होता है आपका टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। इंटरनल एनर्जी होता है बेटा हाफ NRFT, half NRFT. N is number of mole, R is a gas constant, F is degree of freedom and T is temperature. कितना आसान है साहब, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। बहुत अच्छे समझाऊंगा बेटा, हर का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी समझाऊंगा, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, उसका एग्जांपल भी बताऊंगा, और CP को मैं डिराइव कराऊंगा, इनके रिलेशन को भी डिराइव कराऊंगा। मैं तुम्हें यह भी समझाऊंगा, ये रिलेशन तुमने देखा है क्या, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया था, नीट 2013 का ये सवाल है, इसको भी मैं डिराइव कराऊंगा, नीट 2013 का सवाल है, 2013 का सवाल है ना। इन सब चीज को कराएंगे। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। बहुत अच्छा रहा आज, हमें बहुत मजा आया आपको पढ़ा के, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। डिनर डेट पक्की, हाँ भाई, ये चैलेंज है आपके लिए कि आप बढ़िया रैंक लेके आइए, सेलेक्ट हो जाइए, गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, और बिल्कुल आपका स्वागत है, आप हमारे साथ चलिए। हम आपको बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में, कभी हम नहीं गए, लेकिन आपको जरूर ले जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।